Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sport Science. Today we are going to study the another topic of respiratory system, that is gaseous exchange and transport of gases. Which means हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारे ब्लड वेसल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, नॉट ओनली इन द ब्लड, ऑल्सो इन द टिश्यूज. Correct? So hi everyone, I am your educator. You're watching Inside Sport Science. Let's begin. Okay, let's start. गैसियस एक्सचेंज हमारे बॉडी में होता कैसे है, पहले हमको ये समझना होगा कैसे होता है ये. मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि कैसे एटमॉस्फेयर से एयर हमारे बॉडी में आता है. स्पेसिफिकली हम ये बोल सकते हैं हमारे थोरासिक कैविटी में. तो इसको मैंने आपको एक फिजिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू समझाया था. उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. एयर ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. इसी तरीके से हमारा जो गैस है वो भी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ट्रैवल करता है. करेक्ट? ओके, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि गैसेस कैसे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में ट्रैवल करती है. अब हम ये जानते हैं पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज. वो क्या है? लेट्स से दिस इज एन सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर. ये किसी लोकेशन में सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है. ये जो एयर है, ये सरफेस पे जो प्रेशर बनाती है, हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस एयर में जाहिर सी बात है कई सारे गैसेस प्रेजेंट होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मेनी मोर. अब इस एटमॉस्फेयर में, इस एयर में ऑक्सीजन जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, हम उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. विच मीन्स ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सेम इसी तरीके से इस पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और नाइट्रोजन जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ये होता है कि उस पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उस पूरे एयर में वो स्पेसिफिक गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. नाउ हमारा जो गैसेस है वो इसी बेसिस पे एक्सचेंज होता है. ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे एक्सचेंज होता है. तो जिस जगह पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और जिस जगह पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो जहां से ज्यादा प्रेशर है वहां से ऑक्सीजन कम प्रेशर वाले रीजन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. लेकिन अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं इसको और क्लियरली डायग्राम के साथ आपको समझाने वाला हूँ. करेक्ट? सो नो वरीज. ओके, आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. हमारा जो गैस है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो वाटर में कितना सॉल्युबल है. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा. ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैरी करता है और हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है. तो कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हमारा प्लाज्मा भी कैरी करता है. तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो हमारे वाटर पे, विच मीन्स हमारे प्लाज्मा में कितना सॉल्युबल है. जो गैस प्लाज्मा में जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है, उसका एक्सचेंज, उसका ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा इजी हो जाता है और वो उतना एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो जाता है. करेक्ट? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था. लेट्स से दिस इज आवर एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसी मेम्ब्रेन से हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है. इस मेम्ब्रेन के बाहर हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है. एल्वियोलाई में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है. ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है. और मैंने आपको बताया था ये मेम्ब्रेन सिंगल सेल के लेयर का होता है. सिंगल लेयर सेल.
और इसको हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये सिंगल लेयर का इसलिए होता है क्योंकि अगर ये डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का हुआ तो इसका यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इजी हो इसलिए हम इसको सिंगल सेल लेयर रखते हैं। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ये कितना प्रोमिनेंट होता है हमारे गैसियस एक्सचेंज में। द अनदर पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है। हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, one on the right, one on the left, and each lungs is fulfilled with 150 million of alveoli. ये alveoli कर्व्ड शेप में होते हैं, लाइक दिस बैलून लाइक शेप। ये जो बैलून लाइक शेप है ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपका होगा उतना ही ज्यादा आपका गैसियस एक्सचेंज होगा। अगर आपका सरफेस एरिया कम होगा तो आपका गैसियस एक्सचेंज भी बहुत कम होगा। जिस रेट से गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए उस रेट से गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, या फिर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपके एल्वियोलाई सिकुड़ जाएंगे, उनका श्रिंकेज हो जाएगा। और अगर आपके एल्वियोलाई श्रिंक कर गए, लाइक दिस इज द नॉर्मल एल्वियोलाई, अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं या आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका एल्वियोलाई श्रिंक कर जाता है। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल साइज एंड दिस इज द श्रिंक एल्वियोलाई। इससे क्या होता है, इससे आपका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जितना गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, उतना गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, और उस रेट से एनर्जी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम्स होती है जब आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और या फिर आप स्मोकिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मोकिंग करने से क्या क्या दिक्कत होती है। करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया क्या रोल प्ले करता है हमारे गैसियस एक्सचेंज में। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम अभी डिटेल में समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है। ओके, gaseous exchange between alveoli and blood. Let me write it again. Alveoli and blood. Let me draw alveoli. This is the alveoli. And let me draw the blood. This is the blood vessel. Correct? Okay, now जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारा एयर हमारे दोनों लंग्स में चले जाता है, एंड एट द एंड वो एयर आ जाता है हमारे एल्वियोलाई में। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और उसमें अदर गैसेस भी होती है। नाउ अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में प्रिसाइसली स्टडी करने वाले हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर इन द एल्वियोलाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में ज्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत कम होगा। क्लियर। नाउ इस डायरेक्शन से हमारा आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा होता है, विच मीन्स ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होगा, दैट इज PO2 इज वेरी लेस, और P कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। अब नाउ सेम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होगा। क्या होगा यहाँ पे, लेट मी यूज द अनदर पेन। ओके, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन फ्लो होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, विच मीन्स ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में आ जाएगा, लाइक दिस। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में आ गया। क्यों?
क्योंकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है। सेम थिंग गोज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा है और एल्वियोलाई में प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में चले जाएगा लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्वियोलाई में चले जाता है। जैसे ही ब्लड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में चला गया, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाता है। करेक्ट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम। ओके, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इस डायरेक्शन से आ रहा था, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से ऑक्सीजनेटेड होके निकल जाता है। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट द एंड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। नाउ अब हमको ये समझना है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। लेट्स से दिस इज आवर ब्लड वेसल। This is blood vessel and it is carrying oxygenated blood. Correct? Now, इसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है टिश्यू। टिश्यू करता क्या है? ये टिश्यू करता है मेटाबॉलिज्म, जिससे ये एनर्जी बनाता है हमारे बॉडी में। अब जाहिर सी बात है कि जब एनर्जी बनाएगा तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन यूज कर चुका है। तो जाहिर सी बात है आपको ये पता चल चुका होगा कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत कम होता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर ऑल्सो। क्या होगा यहाँ पे? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से टिश्यू में आ जाएगा लाइक दिस एंड हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है और हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। सो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर our carbon dioxide will move from tissue to the blood. Correct? So this is how the exchange of gases, the exchange of carbon dioxide and oxygen takes place between blood and tissues. I hope आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अभी जो दो स्लाइड्स में हमने देखा, हमने सिर्फ इतना जाना है कि कैसे प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हमको ये जानना है आगे आने वाले स्लाइड में कि प्रेशर डिफरेंस होता कितना है। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सपोज दिस इज आवर ब्लड वेसल। करेक्ट? ये मैंने एक लूप में बनाया है, ये दिस इज आवर ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के ऊपर प्रेजेंट है हमारा एल्वियोलाई। सपोज दिस इज आवर एल्वियोलाई। दिस इज एल्वियोलाई and this is our tissue. This is our tissue. Now बात करते हैं एल्वियोलाई में हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होते हैं। हम जब एयर इनहेल करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया इनहेल्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है और वो कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई इज 104 mm of mercury. mm of mercury is a unit to measure the partial pressure. Correct? I hope ये आपके लिए क्लियर होगा। Let me write it once again for your clearance. Partial pressure of oxygen is 104 mm of mercury. Now, what is partial pressure of carbon dioxide in the alveoli? एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm of mercury.
करेक्ट। ओके, नाउ यहां से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ये हमारा होता है दैट इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज व्हाट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, दैट इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा है, दैट इज 104 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। तो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड लाइक दिस। लेट मी चेंज द कलर लाइक दिस। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 45। और हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। दैट इज हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है, विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कर जाएगा फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वियोलाई लाइक दिस। समझ में आया? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चले जाता है ऑक्सीजन ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है एल्वियोलाई में। करेक्ट। जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है उसके बाद हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे जब ब्लड आ जाता है, जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं, तब ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। नाउ द थिंग इज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, दैट वी नीड टू नो। ओके, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। नाउ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट होके पहुंचता है हमारे टिश्यू के पास। दिस इज आर टिश्यू। नाउ अब हमको ये समझने की जरूरत है कि टिश्यू में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 20 टू 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 48 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। लेट मी राइट इट ओवर हियर ताकि आपको सिस्टमेटिकली ये नजर आए। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे टिश्यू में होता है 48 mm ऑफ मर्क्यूरी। और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर हमारे टिश्यू में होता है वो है 20 टू 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। नाउ यहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 95 mm ऑफ मर्क्यूरी। विच मीन्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। विच मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा ऑक्सीजन टिश्यू में ट्रांसफर हो जाएगा लाइक दिस। ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू। करेक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट गोस टू द कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 48 mm ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg।
विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू में ज्यादा होता है और हमारे ब्लड में कम होता है। विच मीन्स हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से ब्लड में ट्रेवल कर जाएगा। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन हमारा टिश्यू में चले जाता है और कैसे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाता है। ये जब गैसेस का ट्रांसफर होता है तो ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा हो जाता है वापस से डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। और ये यहाँ पे बन चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आपका लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू ये जाता है हमारे एल्वियोलाई में एंड देन अगेन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वापस से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड बनता है। आई होप आपको इस सिंपल डायग्राम से समझ में आया होगा। इसका एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो कि मोर स्पेसिफिक है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इट लुक्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे एक हार्ट का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दी बेसिक्स। ओके, दिस इज टिश्यू। ये टिश्यू से हमारा ये है वेन्स। करेक्ट। ये वेन कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये वेन हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गया हार्ट में, हार्ट से ये परमोलरी आर्टरी के थ्रू ये चला गया हमारे लंग्स में, लंग्स में गया यहाँ हमारे एल्वियोलाई में। करेक्ट। यहाँ पे हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। लेकिन हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ मर्क्यूरी। दैट इज हमारे ब्लड से जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हमारे एल्वियोलाई में ज्यादा है, विच मीन्स ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में ट्रांसफर कर जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्ट, लाइक दिस, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएगा। करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा पार्शियल प्रेशर है 45 mm ऑफ मर्क्यूरी और एल्वियोलाई में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, विच मीन्स हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, विच मीन्स एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में आई एम सॉरी हमारे ब्लड से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा। करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ चुका है। करेक्ट, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ चुका है तो अब ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। नाउ ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है दैट इज 95 mm ऑफ मर्क्यूरी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है हमारा 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ ये अब हार्ट में जाता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के बाद हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। करेक्ट। नाउ दिस इज आवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन गोज टू द टिश्यू। नाउ अब टिश्यू में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब नाउ वी नीड टू नो कि हमारे टिश्यू में जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। कितना होगा टिश्यू में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? एटमॉस्फेरिक एयर में जो एयर हमारे एल्वियोलाई में आता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mm ऑफ मर्क्यूरी और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। करेक्ट। नाउ इसके बाद जब गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। इट इज इन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हमारे टिश्यूज में।
नाउ यू नीड टू नो कि हमारे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। इन द टिश्यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 20 to 40 mm of mercury and partial pressure of carbon dioxide in the tissue is 48 mm of mercury। करेक्ट। यहाँ पे अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यूज। इसके बाद जब गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। एंड व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इट इज फॉर द ऑक्सीजन इट इज 40 mm of mercury and for the carbon dioxide it is 45 mm of mercury। Correct? Please note it down. Please draw this diagram in your copy and please try to remember all the partial pressures. It is not that difficult. If you try hard, you will get it. Correct? I hope ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज द मोर सिस्टमैटिक डायग्राम जिसमें आपका हार्ट भी इन्वॉल्व है। इस डायग्राम में मैंने हार्ट मेंशन नहीं किया है फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी तक हमने सिर्फ गैसियस एक्सचेंज पढ़ा था। इसमें हमने ये देखा था कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब गैसियस एक्सचेंज हो चुके हैं, अब ये गैसेस ट्रांसफर कैसे होंगे, कैसे ये हमारे हीमोग्लोबिन में, हमारे आरबीसी में बाइंड होंगे और कैसे ये हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीजन। हाउ आर ऑक्सीजन इज गेट ट्रांसपोर्टेड? ओके, 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन का जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। करेक्ट। रेस्ट ऑफ द 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा which means water present in the blood। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द hemoglobin and rest of the 3% is transported through the plasma। Correct। Okay, let's move to the carbon dioxide। What happens with the carbon dioxide? Carbon dioxide is also transported by the hemoglobin। और आपको जान के हैरानी होगी कि hemoglobin is more likely towards the carbon dioxide which means hemoglobin की दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, ऑक्सीजन से नहीं है। ऑक्सीजन बस सिर्फ पीछे पड़ा हुआ है। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हम अपने डिफरेंट टिश्यूज में। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन इसलिए होती है क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर होता है। कैसे होता है? हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन होता है तब हम उसको बोलते हैं कार्बामीन हीमोग्लोबिन। करेक्ट। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम एचबी भी लिखते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब बाइंड करता है तब हम उसको बोलते हैं कार्बामीन हीमोग्लोबिन। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7% of the CO2 is transported by the dissolved form of the plasma। समझ में आया? हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं एंड द ब्लड प्लाज्मा होते हैं। 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा हीमोग्लोबिन। करेक्ट। 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा। Rest of the 70% of the carbon dioxide is transported from the HCO3 minus, that is bicarbonate। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये बाइकार्बोनेट होता क्या है ये अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट आर दीज बाइकार्बोनेट्स। करेक्ट। ये अभी बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अभी हम देखने वाले हैं। ओके, लेट मी रिपीट इट फर्स्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा हीमोग्लोबिन। 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं कार्बामीन हीमोग्लोबिन। दिस इज द 23%। 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, दी वाटरिश फॉर्म। एंड
rest of the 70% of carbon dioxide is transported through the HCO3 minus, that is bicarbonate. Correct? Now, another thing that we need to understand is affinity of hemoglobin towards gases. What is affinity? Affinity को हम बोल सकते हैं friendship. और willing to form bond, कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना लाइकली है किसी गैस के साथ बॉन्ड बनाने में. करेक्ट? नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन की दोस्ती किससे सबसे ज्यादा है. हमारी हीमोग्लोबिन की दोस्ती सबसे ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड से. सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है. उसके बाद हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा दोस्ती होती है कार्बन डाइऑक्साइड से. और हीमोग्लोबिन की सबसे कम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से. समझ में आया? और ये कितनी होती है ये मैं आपको बता देता हूं. ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से. 20 टाइम्स. व्हाट इट मींस कि ऑक्सीजन के साथ जितनी एफिनिटी है हमारी हीमोग्लोबिन की, उससे 20 टाइम्स ज्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड से. Correct? Now you will be amazed after knowing this that the affinity of hemoglobin with carbon monoxide is 200 times of the carbon 200 times of the oxygen, which means हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से जितनी है उससे 200 टाइम्स ज्यादा इसकी एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड से. आई बात आपको समझ में? विच मीन्स हमारी हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा दोस्ती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड से, और सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट जो दोस्ती है हमारी हीमोग्लोबिन की वो है ऑक्सीजन के साथ. दैट्स व्हाई आई सेड to you in earlier classes and in today's class also that we breathe not to supply oxygen to the tissues but to exhale the carbon dioxide. करेक्ट? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक. दिल थाम के बैठिए. वो टॉपिक कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन उसको समझना जरूरी है क्योंकि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जिसमें ये इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? लेट्स स्टार्ट. लेट्स से दिस इज योर ब्लड वेसल. ओके, एंड लेट मी ड्रॉ द एल्वियोलाई. दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर एल्वियोलाई. और मैंने आपको बताया है कि एल्वियोलाई में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है. कितना होता है? इन द एल्वियोलाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mm of mercury. And what about carbon dioxide? It is 40 mm of mercury. 40 mm of mercury. Now this is your blood vessel. यहां से आ रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? दैट यू नीड टू रिमेंबर. कितना बताया है? इट इज 40 mm of mercury. और व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज 45 mm of mercury. ओके, नाउ अब होगा क्या, यहाँ पे आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है. तो ये ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा. करेक्ट? अब द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये अटैच किससे करेगा? ये ब्लड में आएगा कैसे? ये आएगा एस कुछ इस तरीके से. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. This is your RBC. This structure is your RBC. ये जो आपका ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में एंटर कर रहा है ये आएगा हमारे आरबीसी में, और आरबीसी में आने के बाद ये अटैच होगा हीमोग्लोबिन से. ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, और ये बना देगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन.
करेक्ट। अब ये आरबीसी ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर चुका है। अब ये जाएगा यहाँ से नीचे, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा? टू दी टिश्यूज। हियर, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आएगा नीचे, और ये आके बाइंड करेगा किसके साथ? हमारे टिश्यू के साथ। नाउ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हमारे टिश्यू में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे टिश्यू के पास आ रहा है, करेक्ट। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 mmHg, और हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ अब हमको पता होना चाहिए कि हमारे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। टिश्यू में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 20 to 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 48 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड हमारा आरबीसी है, ये आता है हमारे टिश्यू के पास। लेट मी ड्रॉ द टिश्यू, आई एम सॉरी, लेट मी ड्रॉ द आरबीसी। लेट से दिस इज आर आरबीसी, दिस इज आरबीसी। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड। जब हमारा आरबीसी एल्वियोलाई के पास होता है, तब हमारा ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है क्योंकि सेम आरबीसी है। तो लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये हमारा बना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। नाउ अब आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे टिश्यू में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है और हमारे आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये इस बॉन्ड को प्रेशराइज करेगा कि ये बॉन्ड वापस से टूटे, विच मीन्स यहाँ से हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वापस से डिटैच हो जाएंगे, इनका वापस से ब्रेकअप हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन यहाँ पे हमारा अलग हो जाएगा, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आरबीसी में चले जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में जाने के बाद हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाएगा। दिस इज CO2 हमारा रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और बना देगा कार्बामीन हीमोग्लोबिन, करेक्ट। नाउ अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये जो अकेला बच गया है, ये ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये वापस जाएगा और ये हमारे टिश्यू में बाइंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी में ऑक्सीजन का प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है और हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर ग्रेडियंट कम है। सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा ऑक्सीजन फ्रॉम द आरबीसी टू टिश्यू चले जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप है यहाँ पे क्यों हुआ। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिटैच नहीं होते तो ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता, करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज रिवाइंड कीजिए और वापस से इस इक्वेशन को दोबारा देखिए। नाउ हमने पढ़ा था कि 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये अटैच होता है हमारे हीमोग्लोबिन से, करेक्ट। 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ट्रांसफर होता है प्लाज्मा के थ्रू। अभी हमको वो भी स्टडी करना है। 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया है, तो बन चुका है कार्बामीन हीमोग्लोबिन, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है। हमारा जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है ये होता है हमारा वाटर के साथ रिएक्ट। लेट्स से दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, और ये हमको देता है कार कार्बोनिक एसिड H2CO3। नाउ ये जो कार्बोनिक एसिड है जो यहाँ पे बना है, ये फर्दर डिसएसोसिएट होता है और ये हमारा बनाता है H प्लस आयन जो रेडिकल बचता है प्लस बाइकार्बोनेट।
HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। करेक्ट। सेम जो रिएक्शन है ये हमारे प्लाज्मा में भी होता है। तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन अगेन इन द प्लाज्मा। जो हमारा CO2 है ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। करेक्ट। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर डिसएसोसिएट होता है और बनाता है हमारा H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। नाउ ये जो H प्लस आयन बचा है ये H प्लस आयन बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिफाई करता है हमारे ब्लड को, जिस वजह से हमारा ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है और उससे हमको बहुत जल्दी फटीग आता है और ये कॉज कर सकता है फटीग, पेन, सोरनेस इन आवर मसल्स। तो इसका हमको कुछ ना कुछ इंतजाम आगे करना पड़ता है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका होता क्या है। फर्स्ट, अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ये जो रिएक्शन है ये हमारा आरबीसी में ज्यादा होता है और प्लाज्मा में बहुत कम होता है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि हमारे आरबीसी में सबसे ज्यादा होता है और हमारे प्लाज्मा में बहुत कम प्रेजेंट होता है। अब इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से हमारे आरबीसी में HCO3 माइनस दैट इज बाइकार्बोनेट ये सबसे ज्यादा बनता है और हमारे प्लाज्मा में ये नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है। इसकी वजह से हमारे आरबीसी में HCO3 माइनस दैट इज बाइकार्बोनेट इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे आरबीसी में ज्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है। इसकी वजह से होगा क्या? HCO3 का ई फ्लक्स हमारे प्लाज्मा में होने लगता है लाइक दिस। ये हमारा HCO3 जो हमारे आरबीसी में ज्यादा है ये प्लाज्मा में जाने लग जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे हमारे आरबीसी में माइनस आयन की कमी होने लगती है, नेगेटिव आयन की कमी होने लगती है। तो इसको फुलफिल करने के लिए कैल्शियम आयन हमारे आरबीसी में वापस जाएगा। करेक्ट। आई होप यहां से आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाउ अब HCO3 माइनस दैट इज बाइकार्बोनेट इसका इतना ज्यादा इफ्लक्स हमारे प्लाज्मा में हो जाता है तो इसका रिएक्शन किसी के साथ तो होना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये रिएक्शन हमारे प्लाज्मा के अंदर ही होता है लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ। HCO3 माइनस इसका नंबर हमारे प्लाज्मा में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे प्लाज्मा में सोडियम जो कि एक पॉजिटिव आयन है और पोटेशियम ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये इनके साथ रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये बना लेता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और इन्हीं के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है और ये वापस से हमारे एल्वियोलाई में चले जाता है। करेक्ट। मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स कार्बामीन हीमोग्लोबिन। उसके बाद 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज प्लाज्मा। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O जो हमारा बनाता है कार्बोनिक एसिड, उसके बाद ये डिसोसिएट होता है जो बनाता है H प्लस आयन और HCO3 माइनस। करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट ऑफ द 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोनेट आयंस के साथ ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज बाइकार्बोनेट। इसके कौन कौन से बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि कैसे हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसफर होता है। करेक्ट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पे हुए हैं। नाउ ये जो H प्लस आयन जो बच गया यहाँ पे जो एसिडिफिकेशन करता है हमारे ब्लड में इसका रिएक्शन आगे होता है हीमोग्लोबिन के साथ। यहाँ पे सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो हमारा आरबीसी है जो ऑक्सीजन रिच था ये अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो चुका है। इसमें कई सारे बाइकार्बोनेट्स आयन इसमें से जा चुके हैं और अब ये वापस प्योरिफिकेशन के लिए वापस ऑक्सीडेशन के लिए अगेन ये एल्वियोलाई में वापस जाता है। हियर यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। करेक्ट। यहाँ पे हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सॉरी कार्बामीन हीमोग्लोबिन। राइट। अब ये जो कार्बामीन हीमोग्लोबिन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड है ये यहाँ पे इसको नजर आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन
का जो पार्शियल प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हीमोग्लोबिन है, ये दोनों वापस से डिटैच हो जाएँगे। ये जो डिटैच्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वापस से चले जाता है हमारे एल्वियोलाई में। क्यों? क्योंकि आरबीसी में आपके कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्संट्रेशन ज़्यादा है और हमारे एल्वियोलाई में कम है। सो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आरबीसी से वापस चले जाएगा हमारे एल्वियोलाई पे। करेक्ट? आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आया होगा। देन हमारे आरबीसी में एसिडिक हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, दैट इज H हीमोग्लोबिन एंड H+ आयन। ये वापस से डिसएसोसिएट हो जाते हैं और ये बना लेता है हमारा H+ आयन और हीमोग्लोबिन। अब ये वापस से H+ आयन डिसएसोसिएट हो चुका है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारे जो HCO3- है, ये जो हमारे प्लाज्मा में सबसे ज्यादा था, ये वापस हमारे आरबीसी के अंदर एंटर करता है और जो क्लोरीन है ये वापस हमारे प्लाज्मा में वापस आते हैं Cl-। ये जो HCO3 है, HCO3-, ये वापस से हमारे H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है H2CO3, विच मीन्स कार्बामीन, और ये वापस से H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से CO2 अगेन इट गोज टू दी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। दिस इज कार्बोनिक एसिड, मैंने अभी कार्बामीन बोल दिया था गलती से, आई एम सॉरी, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है हमारा H2O और CO2 में, और CO2 हमारा वापस से एल्वियोलाई में चले जाता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा पूरा CO2, whether it is attached to the hemoglobin, whether it is attached to the H2O, और whether it is attached to the अदर सब्सटेंस, ये सारा का सारा एक्सहेल करने के बाद हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। अब ये जो इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, ये मैंने आपको समझाया क्यों? क्योंकि हम जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट लोडिंग, बाइकार्बोनेट लोडिंग, जो कि हम एग्रोजेनिक एड्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्लेयर्स बाइकार्बोनेट लोडिंग क्यों करते हैं, फटीग से छुटकारा पाने के लिए। तो उसको समझने के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। करेक्ट? ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, देन comment section is open for you. Please drop your doubts on the comment section. I will try to solve it, and if you have any suggestions regarding my teaching or any content, then you are most welcome. Please mention it on the comment section so that I could implement it. See you in the next video. In the next video we are going to study about oxygen hemoglobin dissociation curve, that is in उसमें हम specifically पढ़ने वाले हैं Bohr's effect and the Haldane effect. So I hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe to the channel if you find it very useful. See you in the next video. Goodbye.